नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी जानकारी है, कैबिनेट में 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र और इसी को लेकर यह अहम फैसला लिया गया है। 8 प्रस्तावों पर कुल मिलाकर मोहर लग चुकी है। सुपरवाइजर नियमावली में भी संशोधन हुआ है। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में निर्माण को राहत मिली। स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक नियमावली में भी बदलाव किया गया है। यूसीसी नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है। सीएम तय करेंगे राज्य स्थापना दिवस सत्र की तिथि। बता दें, सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक खत्म होने के बाद कुल मिलाकर 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। लेकिन तमाम विषयों को लेकर गहनता से इस बैठक में विचार विमर्श किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। योगेश, जानना चाहूंगी कि आज सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक रही और वो बैठक खत्म हो चुकी है। आखिरकार बैठक का हल क्या कुछ निकल पाया है? देखिए बिल्कुल उत्तराखंड कैबिनेट बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और सीएम धाम की अध्यक्षता में बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें महिला सशक्तिकरण में बाल विकास विभाग के तहत मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्र में तब्दील किए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने सहमति दी है और उसमें जो है कहीं ना कहीं सहमति बनी है और उसी पर जो है प्रस्ताव था, क्योंकि जो है ये लगातार प्रस्ताव देखने को मिल रहा था। सुपरवाइजर नियमावली में भी संशोधन किया गया है। 50% पद अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के से ही भरे जाएंगे। वहीं रायपुर में बनने वाले विधानसभा के तहत जो है वहां जिस तरह से ये कहा गया था कि मकान हो दुकान हो वह नहीं बनेंगे, उसको लेकर के फ्री जोन कर दिया है। अब वो वहां मकान और छोटी दुकानें बनाने के लिए यानी कि अनुमति रहेगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जिस तरह से चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली को लेकर के संशोधन किया गया, उसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली में एक बार फिर तबादलों की छूट मिल गई है, क्योंकि छूट को लेकर काफी समय इसकी भी मांग चली आ रही थी। और वहीं अगर देखा जाए तो अहम यूसीसी नियमावली में आंशिक संशोधन हुआ है, जिसमें नेपाली और भूटानी के लिए शादी होने पर जो है यूसीसी पोर्टल पर आधार कार्ड की बजाय अब विदेशी पंजीकरण के आधार पर ही जो है पंजीकरण कराया जाएगा। यानी कि जो यूसीसी के लिए पंजीकरण होता था उसमें पहले आधार कार्ड के तहत जो है पंजीकरण हो जाता था, लेकिन अब ये कहा है कि विदेशी पंजीकरण की जरूरत रहेगी। इसके साथ साथ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होने वाले विधानसभा सत्र की तिथि के लिए भी मुख्यमंत्री से को अधिकृत किया गया है, यानी कि तय कर देंगे कि किस दिन जो है इस सत्र को आउट किया जाए। तो ये 8 प्रस्ताव इस दौरान आए थे, उन 8 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। 8 विषय थे जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। पहला विषय था ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का विषय था। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन के संबंध में। इसमें ये विभाग द्वारा ये बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो हमारे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र चलते थे उनको अब पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उनको उच्चीकृत किया जाना है। अब इसके तहत जो पूर्व में नियमावली थी इनकी, वो जो सुपरवाइजर सेवा नियमावली थी उसमें 50% सुपरवाइजर सीधी भर्ती से आते थे और 50% जिसमें से 40% आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से बनते थे और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से बनते थे। तो चूंकि अब मिनी आंगनवाड़ी केंद्र बंद हो रहे हैं, वो पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में ही मर्ज हो जाएंगे, इसलिए नियमावली में एक छोटा सा परिवर्तन है कि पहले 40% जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आते थे और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आते थे, तो अब पूरे 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आएंगे। तो इतना छोटा सा एक परिवर्तन इन्होंने अपनी नियमावली में प्रस्तावित किया था, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। दूसरा विषय ये आवास विभाग का विषय था कि रायपुर एवं उसके समीप के क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा परिसर बनना है उसमें फ्रीज जोन बनाया गया था। अब फ्रीज जोन में इसमें आंशिक ये संशोधन किया गया है कि इन क्षेत्रों में जो लो डेंसिटी हाउसिंग है, जो छोटे छोटे अपने लोग घर बना रहे हैं, उसको अलाउ किया जाएगा और जो छोटी दुकानें हैं उनको बनाने के लिए अलाउ किया जाएगा। और इसके लिए जो डिटेल मानक हैं वो
आवास विभाग अपने स्तर से तैयार करेगा। श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता साल 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता मेले का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने मेले में शिरकत की। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए हैं। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम ने विभागीय स्टॉल्स का निरीक्षण कर उत्पादों की जानकारी भी ली। अब हम आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार की टीम ने रुड़की की कई मिठाई दुकानों पर छापेमारी कर सैंपल्स लिए हैं। दीपावली से पहले मिलावटी मिठाइयों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है। छापेमारी के दौरान टीम ने मोबाइल लैब के जरिए मौके पर ही मिठाइयों की प्राथमिक जांच की है, जिसमें 5 सैंपल मानक में नीचे पाए गए हैं। फिलहाल नमूने आगे जांच के लिए रुद्रप्रयाग भेज दिए जाएंगे, जिसकी रिपोर्ट असफल आने पर सख्त एक्शन भी होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता साल 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता मेले का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने भी मेले में शिरकत की है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम ने विभागीय स्टॉल का निरीक्षण कर उत्पादों की जानकारी ली। तो सहकारिता मेले का सीएम ने शुभारंभ किया है और स्टॉल का भी निरीक्षण किया और स्टॉल्स पर जाकर उन्होंने सभी उत्पादों की जानकारी ली। आखिरकार क्या कुछ उसमें महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत लगातार सहकारिता मेले के जरिए यहाँ पर उन उद्यमियों को आगे लाने की कोशिश की जाती है। एक मंच दिया जाता है जहां वो अपने उद्योग को बढ़ावा दें और ऐसे में वो अपने उत्पादों को पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुंचाने का काम करे, क्योंकि सहकारिता मेले में दूर दराज से तमाम लोग यहां पर आते हैं और उसके बाद यहां पर आने के बाद वो इस मेले में उत्पादों की जानकारी जुटाते हैं। उत्तराखंड में ही हुई और आज प्रदेश की सभी 671 सहकारिता समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। ये समितियां अब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कार्यरत हैं, जिससे हमारे किसान ऑनलाइन सुविधा से जुड़कर इनका लाभ उठा पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज हमारी 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में भी कार्य कर रही हैं, जहां ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर CSC के रूप में भी विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली के बिल भुगतान, आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया कि 13 जिलों की कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी अपलोड कर दिया गया है। इससे सारी जानकारी हमारे सामने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से उपलब्ध रहेंगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने 2023 से अब तक 800 नए पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां और 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत, जहां गत वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद इसकी MSP 42.90 रुपए प्रति किलो की दर से की गई थी, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इसमें बढ़ोतरी करके मंडुआ की खरीद 48.86 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को
पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों हेतु 5 लाख रुपए का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सरकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए भी अनेक उल्लेखनीय कार्य किया है। आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के बढ़ते हुए भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है। अभी सहकारिता मंत्री जी ने उसके बारे में बताया कि लगभग 3 गुना लोग आज सहकारिता के क्षेत्र में हमारे इस बैंकिंग सेवाओं से या सहकारिता विभाग से जुड़ चुके हैं। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी भी बन रही हैं। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश के अंदर अभी जो हमने लखपति दीदी बनाने का जो अभियान लिया था, वो अभियान हमारा 100% तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हमारी बहनें लखपति दीदियां बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक इतिहास रचने का काम कर रही हैं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के धाम से उनके मुख से हरिद्वार में एलडीएम दिनेश गुप्ता ने जानकारी दी है कि जिले में 16 अक्टूबर को एक विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये कैंप होटल गार्डन व्यू और सिडकुल में आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य उन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का निस्तारण करना है जिन पर पिछले 10 वर्षों से किसी ने दावा नहीं किया है। एलडीएम ने बताया कि इस शिविर में सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक के साथ साथ बीमा कंपनी और पेंशन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होने वाले इस कार्यक्रम में वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारी भी भाग लेंगे। गुप्ता है, मैं हरिद्वार का एलडीएम हूँ। पूरी क्या है, उसमें क्या बताना? मैं सारे बैंकों से गवर्नमेंट के डील करता हूँ और इसमें हम लोग 16 अक्टूबर को एक कैंप आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अनक्लेम डिपॉजिट, चाहे वो बैंक में है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे वो सेबी का हो या किसी का कोई पेंशन रुका हुआ हो, जो 10 साल से पैसे जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है, उसको हम लोग बुला के उनको इकट्ठा कर रहे हैं और उनको क्लेम दे रहे हैं। ये कैंप 16 तारीख को सारे बैंक मिलके होटल गार्डन व्यू में सिडकुल में लगाया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता डीएम सर करेंगे और इसमें डीएफएस और सभी बैंकों के उच्च अधिकारी 11 बजे से 1 बजे तक उपस्थित रहेंगे और किसी भी बैंक का कोई भी अनक्लेम डिपॉजिट हो, मौके पे ही हम लोग निस्तारण करेंगे। सर, आम लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में 11 बजे होटल गार्डन व्यू में पहुंचे और अपना चेक कराएं कि उनका या उनके किसी जानने वाले का कोई अनक्लेम डिपॉजिट किसी भी बैंक, इंश्योरेंस या सेबी म्यूचुअल फंड कहीं पेंडिंग तो नहीं है। अगर पेंडिंग है तो हम उसको क्लेम सेटल करेंगे, उनके पैसे उनको वापस करेंगे। देहरादून के हाथीबड़कला स्थित केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय में शनिवार को आयोजित 36वीं युवा संसद प्रतियोगिता का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 45 केंद्रीय विद्यालयों में से चयनित 8 सर्वश्रेष्ठ टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि युवा संसद जैसी प्रतियोगिता विद्यार्थियों में संवाद कौशल और नेतृत्व क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री कैलाश पंत, उपायुक्त डॉक्टर सुकृति रेवानी और साथ ही साथ आयुक्त सुजीत सिंह सहासक और प्राचार्य सुशील कुमार धीमान, प्राचार्य विजय नैथानी सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे। युवा संसद का आयोजन इस विद्यालय में किया गया है और 45 विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर हैं। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है और हो सकता है आगे
निकल कर ये बच्चे कोई प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, विधायक बने। क्योंकि आज सरकार का आचरण लोकसभा के अंदर देखने में मिलता है, विधानसभाओं के अंदर देखने जाता है, बिल फाड़ दिए जाते हैं, अध्यक्ष की पीठ पर हमला कर दिया जाता है, मारपीट तक हो जाती है। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और मुझे पूरा भरोसा है जो यहाँ से ये सीख कर जाएंगे अपने जीवन में उतारेंगे। और इस आयोजन के लिए मैं खुश हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।